जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का जो 4th लेसन चला हुआ है उसमें 3rd वीडियो है। ये है कि वन विद्रोह, जैसे वनों के लिए जो विद्रोह हुए उसके बारे में बताया है कि जैसे यहाँ पर इंडिया में जो बस्तर नाम की जगह है वहाँ का उदाहरण लिया गया है कि बस्तर के लोग हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग जो है पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण में गोदावरी का मैदान, इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की ओर की तरफ बहती है। बस्तर में जो है जनजातियों के नाम बताए कि मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, भत्रा, हल्बा आदि अनेक जो आदिवासी हैं समुदाय रहते हैं, अलग अलग जबानें बोलते हैं। इसके बावजूद उनके जो है ना रीति रिवाज और विश्वास लगभग एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ के से मिली है। जो जमीन है वो धरती माँ से मिली है। बदले में वे प्रत्येक खेती हर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल, पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, जो कि हर गांव को अपनी जो चौहदी पता है। इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं और एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल, अगर कोई जंगल से दूसरे गांव का लकड़ी लेना चाहता है तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी। अब शुल्क का नाम है, जो टैक्स है उसका नाम है देवसारी या दांड या मान। ये तीन तरह के, जैसे देवसारी, दांड और मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां पर परगने कहा जाता है गांव के समूह को के लोगों का मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम अहम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो मतलब ये बताया है कि जो बस्तर का एरिया है वो कहाँ है, कैसे वहाँ के रीति रिवाज हैं, उसके बारे में ये बताया है। फिर लोगों का भय क्या है, जैसे वन कानून आ गए हैं उसके बाद लोगों का भय क्या है कि औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित कर दिया, मतलब जंगल के 3 हिस्से में से दो हिस्सों को आरक्षित कर दिया। घुमंतु खेती को रोकने, शिकार तथा वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगा दी। प्रस्ताव रखे तो बस्तर, जैसे लोगों ने कुछ तरह के प्रस्ताव रखे, बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांव को आरक्षित वनों में से इस शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई, ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। मतलब रहेंगे तो कटाई का, ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे, जंगल को आग से भी बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं जो गांव वाले थे ना, उनको क्या कह दिया, वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग बगैर जैसे किसी सूचना या मुआवजे से के लिए, जैसे मुआवजा देकर या सूचना देकर वहां से हटा दिए गए। जैसे बताया कि जो लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथ बेकार चीजों का नियंत्रण मांग से त्रस्त हो गए थे। मतलब लोग वहाँ के परेशान हो गए थे, जैसे जिनको रहने दिया था उनको कुछ शर्तों पे रहने दिया था तो वो भी लोग परेशान हो गए। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया 1899 से 1900 में, फिर से 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। मतलब फिर वहाँ के लोगों में वन आरक्षण का जो काम चला था के कारण अंग्रेजों से बगावत का काम शुरू हो गया। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इनके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े भी बरसाए, सजा भी दी। गांव गांव घूमने सैनिक है ना, जैसे गांव गांव घूमने लगे। ज्यादातर जो गांव है वो खाली कर दिए गए, क्योंकि जो लोग हैं भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर नियंत्रण पाने के लिए 3 महीने, फरवरी मई जैसे टाइम लग गया। फिर वे, जैसे गुंडाधुर है, कोई आदमी है जो यहाँ का सबसे मेन माना जा रहा है, उसको पकड़ नहीं पाए। फिर विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए
स्थगित कर दिया गया। मतलब जो काम जो चल रहा था आरक्षण करने के लिए वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया और 1910 से पहले यह योजना लगभग मतलब आधा कर दिया गया। जो क्षेत्र था से पहले 2/3 था, अब उसको आधा कर दिया गया। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ उगाए। मतलब जैसे आगे की बता रहे हैं कि फिर बस्तर के जंगलों में क्या रहा, उसके आगे की बात बताई जा रही है। फिर आगे है जैसे जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में है। इसमें जैसे ये बस्तर के बारे में था, ये जावा के बारे में है। जावा जैसे इंडोनेशिया में स्थित एक द्वीप है जहाँ पर चावल उत्पादन किया जाता है। तो ये क्या है, जो जावा है एक डच उपनिवेश रहा है। डच उपनिवेश रहा है। जैसा कि हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेज थे, जैसे कानून उन्होंने बनाए लगभग सेम कानून यहाँ पर भी ऐसे ही बनाए गए थे। जो जावा में जो लकड़हारे थे, जैसे बताया कि जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे थे, घुमंतु किसान थे। उनका महत्व इस बात से आका जा सकता है कि 1755 में जावा की जो माता राम रियासत बटी थी तो केवल 6000 कलांग परिवारों को दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया था। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। मतलब जो सागौन की जो लकड़ी थी वो कौन सा समुदाय है, वो कलांग समुदाय वही काटता है। डचों ने 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कोशिश की कि कलांग उनके लिए भी काम करे। जो डच थे उन्होंने कोशिश की कि जो कलांग जो समुदाय है वो उनके लिए भी काम करे। जैसे राजाओं के लिए उन्होंने महल बनाए हैं तो हमारे लिए भी काम करे। डच वैज्ञानिक जो वानिकी है वहां पर उसने कैसे काम किया, 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण करना स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेश ने जावा में जो वन कानून है उनको लागू कर ग्रामीणों को जंगल पर जैसे इंडिया में बंदिशें लगाई थी, ऐसे ही वहां पर भी जंगलों की पहुंच पर बंदिशें लगा दी। इसके बाद जैसे नाव, घर बनाने आदि जो खास उद्देश्य के लिए जैसे लकड़ी काटी जाती है उस पर भी निगरानी का काम किया जाने लगा। फिर जैसे जो स्लीपरों के लिए बताया था कि 1882 में अकेले जावा में ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। यहाँ से मतलब फिर से यहाँ से भी लकड़ी को निर्यात किया जाने लगा। फिर वही बताया कि सामिन की चुनौती क्या थी कि 1890 के आसपास में सागौन के जंगलों में स्थित जो राब्दुल्ला तुअंग जो गांव है, वहाँ का गांव है, वहाँ के निवासी क्या है, सुरंत को सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने का सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जंगलों को गवर्नमेंट के उसमें ले रहे थे। तो फिर ये एक इस आंदोलन को संगठित करने के लिए सामिन का जो दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उनके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इनका विरोध किया। मतलब वही बात है, वो सेम वही कि वो भी अपने जंगलों को अपने यूज के लिए जैसे यूज करना चाह रहे थे, वो मतलब कमर्शियलाइजेशन नहीं करवाना चाह रहे थे। फिर युद्ध के लिए जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें भी जैसे जंगलों का बहुत ज़्यादा दोहन किया गया, उसके बारे में बताया, कोई खास ऐसे उदाहरण नहीं दिया गया इसमें। और वे वानिकी में नए बदलाव किए गए कि 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों ने यह समझ में आ गया था। फिर जैसे वो जावा वाला नहीं है अभी यहाँ पे, ये बताया कि वानिकी में क्या नए बदलाव किए गए कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा हो रही थी। परिणाम स्वरूप वनों में इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था। सरकार ने यह भी मान लिया था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि जो जंगलों में रहता है वही उनको ज्यादा जानता है। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जो जंगल है सिर्फ इसलिए ही बच पाए थे क्योंकि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो ज़्यादा सजग थे, इसलिए ही यहाँ के जो जंगल हैं वो बच पाए थे। तो इसीलिए सरकारों ने भी क्या सोचा कि यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद ली जाए, तभी वनों का संरक्षण किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा 4th लेसन है जो हिस्ट्री का है वो समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।